बाकी सब तो इजी था, ये सब ध्यान से। आयुष, आयुष अनम्यूट करो, आयुष अनम्यूट करो तो जरा, आयुष बेटा अनम्यूट करो। आयुष को आजकल क्या हो गया, बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं करता है। मैं 2 बार बोलूंगी, तीसरी बार यदि आप अनम्यूट नहीं करते हैं, रिस्पॉन्स नहीं करते हैं तो मैं रिमूव कर दूंगी क्लास से, और ये मुझे ऑर्डर है, ठीक है। चैट पे नहीं देखूंगी, मुझे नहीं आता पढ़ना, मैं कोई भी मैसेज चैट पर नहीं देखूंगी, आपको अनम्यूट होकर के रिस्पॉन्ड करना है। दर्शन, दर्शन अनम्यूट करिए, दर्शन। कितने लोग आए अभी तक के? दर्शन, मैंने आपको अनम्यूट करने बोला है। दर्शन, आयुष और दर्शन को मैं बिगनिंग से बोल रही हूँ अनम्यूट करने के लिए, क्यों नहीं हो रहे हो आप लोग? मैं रिमूव कर दूं आप लोगों को क्लास से? यस मैम। हाँ, क्या हुआ बेटा आयुष, क्यों नहीं? 3-4 दिन से देख। हाँ अच्छा, व्हाट अबाउट यस्टरडे सैंपल पेपर, क्यों सॉल्व नहीं किया? कल का हिंदी का सैंपल पेपर क्यों नहीं किया आयुष ने? मैम नहीं कर पाया। अब उसके बाद तो फिर कुछ मेरे पास रह ही नहीं गया बोलने के लिए आयुष, यदि तुम ऐसा बोलते हो तो। इफ आयुष इज आंसरिंग इन दिस वे तो फिर मैं क्या बोलूंगा? मिली बेटा, मिली, मिली अनम्यूट करो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मिली मेरी हिंदी की महादेवी वर्मा, मेरी कक्षा 10 की, आपने क्यों नहीं किया? मैम मैंने किया था और आपको सेंड भी किया है ईमेल आईडी पे। अच्छा तो हाँ तो लेट हो गई होगी, वही मैं आई वॉज वेटिंग फॉर, जिन बच्चों का मुझे चाहिए था उनका तो मुझे चाहिए ही चाहिए। आप लोग भी ऐसा करोगे? आपके दूसरे फोन में। अच्छा हाँ ठीक है बेटा, ठीक है, मैं चेक नहीं कर पाई थी, ठीक है, थैंक यू। एंड व्हाट अबाउट अदर्स? अक्षत तो मतलब वो उसने अपना लीव एप्लीकेशन दिया हुआ है, फिर भी ही वॉज ट्रेवलिंग, बट उसने किया, मेरे को पर्सनल में व्हाट्सअप किया अक्षत ने, ही वॉज ऑन द वे बट ही सेंड। दर्शन की हिंदी तो बहुत ज्यादा अच्छी हो गई, तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है अब, है ना? ठीक है, अब अगली क्लास से दर्शन हमें आप पढ़ाओगे, ठीक है? और मैडम देशना को तो कुछ बोल ही नहीं सकते हम, वो तो क्वाइट मूडी गर्ल, मूड होगा तो हिंदी में वो महाकाव्य लिख देगी, एपिक लिख देगी, देशना का मन होगा तो। नहीं तो फिर देशना का मन नहीं होगा तो वो तो क ख ग घ भी नहीं लिखेगी, है ना? क्योंकि उनके नाम में ही देशना, देशना डू यू नो मीनिंग ऑफ योर नेम? देशना, देशना काकरिया, आई एम टॉकिंग टू यू। अच्छा मूडी बोल दिए इसलिए, ठीक है, आप अपना करुण रस अपने पास रखिए, ठीक है, लेकिन मैं करुणा या वात्सल्य से नहीं हूं यहाँ पर, मैं रौद्र रूप में हूं, ठीक है? हाँ, अब हम कल का किसी को इंटरेस्ट हो या ना हो, मैं आपकी मर्जी या इच्छा नहीं पूछ रही हूं, कल के हिंदी पेपर का हम आंसर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। स्क्रीन शेयर पर मैं पेपर डाल रही हूं, सब अपने अपने उत्तर बताएंगे। मेरे साथ यहाँ पर अर्पित और सम्यक हैं, ये दोनों भी पढ़ रहे हैं, यहाँ सामने से ही पढ़ रहे हैं वो लोग ऑफलाइन, दे आर हियर एंड दे आर परफॉर्मिंग वेरी गुड। तो अब आप लोग
हाँ, दिख रहा है सबको? स्क्रीन शेयर कीजिए, कल का आपका पेपर है, दिख रहा है? हाँ मैम। हाँ, थैंक यू दर्शन आवाज देने के लिए। आयुष अनम्यूट करिए। आयुष, यस मैम। हाँ रीड करो, रीड दिस पैराग्राफ। यस मैम। हाँ हरियाणा के पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए अब तक के शोध और खुदाई के अनुसार लगभग 5,500 हेक्टेयर में फैली यह राजधानी ईर्षा से लगभग 3,333 वर्ष पूर्व मौजूद थी। इन प्रमाणों के आधार पर यह तो तय हो ही गया है कि राखीगढ़ी की स्थापना उससे भी सैकड़ों वर्ष पूर्व हो चुकी थी। अब तक यही माना जाता रहा है कि इस समय पाकिस्तान में स्थित हड़प्पा और मोहनजोदारो ही सिंधु कालीन सभ्यता के मुख्य नगर थे। राखीगढ़ी गांव में खुदाई और शोध का काम रुक कर चल रहा था। हिसार का यह गांव दिल्ली से मात्र 150 किलोमीटर की दूरी पर है। पहली बार यहाँ 1963 में खुदाई हुई थी और तब इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का सबसे बड़ा नगर माना गया। उस समय के शोधार्थियों ने सप्रमाण घोषणाएं की थी कि यहाँ दबे नगर कभी मोहनजोदारो और हड़प्पा से भी बड़ा रहा होगा। अब सभी शोध विशेषज्ञ इस बात पर सहमत हैं कि राखीगढ़ी भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का आकार और आबादी की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर था। प्राप्त विवरणों के अनुसार समुचित रूप से नियोजित इस शहर की सभी सड़कें 1.92 मीटर चौड़ी थी। यह चौड़ाई कालीबंगा की सड़कों से भी ज्यादा है। एक ऐसा बर्तन भी मिला है जो सोने और चांदी की परतों से ढका है। इसी स्थल पर एक फाउंड्री के भी चिन्ह मिले हैं, जहां संभवतः सोना डाला जाता होगा। इसके अलावा टेराकोट से बनी असंख्य प्रतिमाएं, तांबे के बर्तन और कुछ प्रतिमाएं और एक फर्नेस के अवशेष भी मिले हैं। मई 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड ने इसे एशिया के 10 ऐसे विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया है जिनके नष्ट हो जाने का खतरा है। राखीगढ़ी का पुरातात्विक महत्व विशिष्ट है। इस समय यह क्षेत्र पूरे विश्व के पुरातत्व विशेषज्ञों की दिलचस्पी और जिज्ञासा का केंद्र बना हुआ है। यहाँ बहुत से काम बकाया हैं। जो अवशेष मिले हैं उनका समुचित अध्ययन अभी शेष है। उत्खनन का काम अब भी अधूरा है। हाँ, अब ये पैसेज सबने पढ़ लिया, कल भी पढ़ लिया था, आज आयुष ने बहुत अच्छे से रीड किया, थैंक यू बेटा। अब हाँ, इससे अब वो जो प्रश्न उत्तर आपने देखे थे, अब इसमें से एक मेरा पहला प्रश्न है, ये गद्यांश किस प्रकार का गद्यांश है? ध्यान से सब लोग प्रश्न सुनेंगे, ठीक है? अर्पित एंड सम्यक, किस प्रकार का गद्यांश है? ऑप्शन में दे रही हूं, सुनो आप लोग। सूचनात्मक, वर्णनात्मक, रचनात्मक, 3 ऑप्शन दिया है मैंने। सूचनात्मक, वर्णनात्मक, रचनात्मक, किस प्रकार का गद्यांश है? सम्यक ने उत्तर दे दिया मुझे, बाकी लोग जल्दी से बताइए। हाँ,
किस प्रकार का है? मैंने कहा इस गद्यांश से आपको क्या समझ में आया? सूचनात्मक है, रचनात्मक है, वर्णनात्मक है कि निबंधात्मक है? किस प्रकार का गद्यांश है? प्रश्न ऐसे पूछे जाने वाले हैं आपसे बोर्ड परीक्षा में। अब आप बोलोगे मैडम आप क्या वहां की टीम में हो क्या करके? यस आई एम। हाँ बोलो बच्चे, मेरे होनहार। यस मिली, अनम्यूट कर बेटा। मिली बोलो। रियांसी, मिली अनम्यूट करके बोलो ना। मैम सूचनात्मक। वेरी गुड, सम्यक ने भी यही उत्तर दिया मुझे, सूचनात्मक। वेरी गुड मिली। क्यों है सूचनात्मक बेटा बताओ? हाँ सम्यक इससे वेट मिली वेट। हाँ सम्यक बोल रहा है। सूचना का बता। हाँ हमें एक सूचना मिल रही है, एक नई जानकारी और सूचना मिल रही है। सम्यक ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, ठीक है, थैंक यू बोथ ऑफ यू, मिली एंड सम्यक। ठीक, अब ये प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे कि यह गद्यांश किस प्रकार का गद्यांश है? तो ये सूचनात्मक लेख है, इससे आपको एक नई जानकारी मिली। राखीगढ़ी एक ऐसा स्थान है जो 3300 बीसी, देखो 3300 ईसा पूर्व बीसी के समय, मीन्स बिफोर इंडस वैली सिविलाइजेशन, उससे भी पहले की एक सभ्यता, एक विकसित नगर, एक डेवलप्ड सिटी उत्खनन में, खुदाई से, जो इतिहासकार हैं, पुरातत्व, जो प्राचीन चीजों पर रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, उन्होंने खोजा और दिल्ली से मात्र 150 किलोमीटर हिसार के पास ये राखीगढ़ी नाम की एक विकसित सभ्यता, एक नगर हमको मिला है इतिहासकारों को। ठीक है, इससे पहले कि हमने सिंधु सभ्यता, जो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पन कल्चर को ही हम मानते थे कि ये सबसे विकसित और सबसे अच्छी सभ्यता के रूप में, हमने ही नहीं पढ़ा था। लेकिन अब जब इसकी खुदाई हुई, पुरातात्विक विभाग ने जब इसे ढूंढा और स्कॉलर्स ने, शोधार्थियों, नोट करिए इस वर्ड को, खोज, है ना, गहराई से खोज करने वाले, शोध करने वाले, मीन्स पूरा डीपली रिसर्च, डेप्थ में जाके रिसर्च करना है पूरे एरिया से, तो बहुत पूरे, है ना, गहराई से किसी भी बारे में खोज करना, पूरी जानकारी, कंप्लीट जानकारी, पूर्ण गहराई से खोज करना। ठीक है, शोध, ये शोध का अर्थ। और शोध करने वाले, जैसे विद्या अर्जन करने वाले आप लोग कहलाते हैं विद्यार्थी, वैसे ही शोध करने वाले कहलाएंगे शोधार्थी। तो शोध जो है वो एक क्रिया हो जाएगी, वर्ब हो जाएगा, और शोधार्थी नाउन हो जाएगा। ठीक है, आप नाउन हो जाओगे, कलेक्टिव नाउन हो जाओगे, है ना। ठीक है, अब यहां पर देखिए, मैं इसी को तुरंत व्याकरण में कन्वर्ट कर रही हूं, इस लाइन को। रेडी रहेंगे यहां तक? ठीक है, अर्पित पढ़, जो मैंने हाईलाइट किया उस लाइन को पढ़। अर्पित स्क्रीन पे देख। ने हाँ, सप्रमाण, प्रमाण, एक देखो, हाँ, सप्रमाण बोल बेटा, अलग अलग बोल, सप्रमाण, प्रमाण, हाँ, जब तक नहीं, सप्रमाण, हाँ हाँ, ठीक है, घोषणाएं की थी। अब वाक्य की दृष्टि से ये कौन सा वाक्य है? वाक्य की दृष्टि से ये सरल है, संयुक्त है, मिश्र है? कौन सा वाक्य है ये? कौन बता रहा है मुझे? रियांसी, रियांसी अनम्यूट कर बेटी। मैम सरल वाक्य है। वेरी गुड, सरल वाक्य है, थैंक यू रियांसी, वेरी गुड। अब थैंक यू। इसी प्रश्न से, इसी सेंटेंस में मेरा दूसरा प्रश्न है, वाच्य की दृष्टि से कौन सा वाच्य है? वॉइस, वाच्य की दृष्टि से कौन सा वाच्य है? जल्दी से देखती हूं मैं किसका, कौन पहले आ रहा है। अक्षर, वाच्य, मैंने वाक्य पूछा, अक्षर कैन यू? हाँ मैम बोलूं? कौन? रियांसी? यस मैम। सबको मेरे को, है ना, रुको, मिली और रियांसी के लिए मैं टफ क्वेश्चन सेलेक्ट कर रही हूं। अभी आप लोग वेट करिए आपके अपने प्रश्नों के लिए। अक्षर,
अक्षत अनम्यूट कर मैम बेटा। थोड़ा हाँ मैम अभी मतलब बैकग्राउंड साउंड आएगा मैम। हाँ, कुछ नहीं होता, बोलो। अभी तुम्हारी आवाज बैकग्राउंड साउंड होगा, मैं अक्षत की आवाज को कहीं से भी सुन लूंगी। उस समय के शोधार्थियों ने सप्रमाण घोषणाएं की थी। कौन सा वाच्य है? भाववाच्य है, कर्मवाच्य है, कर्तृवाच्य है? अक्षत ओके बेटा, प्रॉब्लम है बाद में। जो करते हैं वो कर्म। हाँ, मोक्ष इतने लेट क्यों आ रहे हो आप? कहां गई रियांशी? अच्छा, मोक्ष बताएगा। मोक्ष, मोक्ष अनम्यूट करो। मोक्ष, मोक्ष अनम्यूट करो। यस मैम। हाँ बताओ, ये कौन सा वाक्य हाँ, है हाँ। जिसको मैंने स्क्रीन शेयर पे देखो, मैंने हाईलाइट किया हुआ है। उस समय के शोधार्थियों ने सप्रमाण घोषणाएं की थी। कौन सा वाच्य है ये? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य? उस समय के शोध विद्यार्थियों मैम शायद कर्तव्यवाच्य है। यस, कर्तृवाच्य, क्योंकि शोधार्थियों ने, कर्ता ने। वेरी गुड। करता था जो करती। बाई द्वारा, शोधार्थियों द्वारा घोषणाएं की गई तो कर्म हो गया। ठीक है, शोधार्थियों, वेरी गुड मोक्ष। उस समय के शोधार्थियों ने, कर्त्री, करता है ना यहाँ पर, डूअर है। शोधार्थियों ने, डूअर है यहाँ पर, करता है, काम को करने वाला है। ठीक है, हाँ, और जो काम होगा शोधार्थियों द्वारा घोषणा की गई। हाँ ठीक, कर्म है तो वो कर्मवाच्य हो गया, काम है तो जो करने वाला है तो करता है ना। सम्यक ने उत्तर दिया, कौन सा वाक्य हो गया? कर्त्री, करता उत्तर दे रहा है ना, सम्यक, डूअर है ना सम्यक। हाँ, करता, कर्तृवाच्य। ठीक है। अब ये हम आते हैं वापस पैसेज पर। इसी में से मैंने 3 वाक्य पूछ दिया कि ये वाच्य कौन सा है और ये वाक्य कौन सा है, सरल वाक्य है। चलो ठीक, ऐसे एक्टिवली आपको आंसर करना है। ठीक, तो राखी गढ़ी के बारे में हमें एक पुरातात्विक सूचना मिली इस गद्यांश में। ठीक है, तो इसको हमको एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि यह एक सूचनात्मक गद्य है। ठीक है, अब इसके प्रश्नों पर आते हैं। अब सिंधु सरस्वती सभ्यता का सबसे बड़ा नगर किसे मानने की संभावना है? गद्यांश में स्पष्ट उत्तर है राखी गढ़ी। स्पष्ट उत्तर है गद्यांश में राखी गढ़ी। ठीक है, क्योंकि उसी के बारे में बताया गया है। जिन्होंने नहीं लिखा है सही उत्तर कलेक्ट नोट कर लीजिए। चौड़ी सड़कों से स्पष्ट होता है कि बताओ, चौड़ी सड़कों से स्पष्ट होता है कि हाईवे क्यों बनते हैं? चौड़ी सड़कें, हाईवेज में सब लोग ट्रेवल, हाँ, यातायात के साधन थे। चौड़ी सड़कें बड़ी बड़ी ट्रक गाड़ियों के लिए बनाएंगे ना, कि हमारे आपके चलने के लिए बनाएंगे चौड़ी सड़कें। ठीक है, तो देखो, हाँ, चौड़ी सड़कों से स्पष्ट होता है कि यातायात के साधन थे। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन होता था, ट्रेड होता था, इंटरनेशनल ट्रेड होता था। आपने सिल्क रूट के बारे में पढ़ा होगा, पढ़ा है ना सिल्क रूट के बारे में, है ना। तो जो हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया से सिल्क की, है ना, सॉरी, चाइना की ओर, तो ये वहां यातायात के साधन थे। चौड़ी सड़कें ट्रांसपोर्टेशन के उद्देश्य से बनाई जाती है क्योंकि ट्रेड अच्छा हो, ठीक है, वहां का व्यापार उन्नत हो। इसे एशिया के विरासत स्थलों में स्थान मिला क्योंकि, अर्पित बता, समय से कुछ, हाँ बताओ दर्शन। इसे एशिया के विरासत स्थलों में, एशिया के विरासत, मिली एंड रियांशी, आयुष, देशना, वर्धमान रेडी रहेंगे। प्रश्न में भी वो पूछने वाली हूं, उसके लिए बी अटेंटिव। हाँ, सम्यक ने मुझे सही उत्तर दे दिया है। कौन मुझे, हाँ, अर्पित ने बताया इसे एशिया के विरासत स्थलों में इसलिए स्थान मिला है क्योंकि नष्ट हो जाने का खतरा है। नाउ आई एम गोइंग आउट ऑफ पैसेज। अब मैं पैसेज से बाहर जा रही हूं। एशिया के विरासत स्थलों में हेरिटेज, वर्ल्ड हेरिटेज का सेंटर कहां है, जो दुनिया भर के हेरिटेज वाले जगहों को लिस्टिंग करते हैं।
और उनको लिस्ट करके उनकी देख रेख की जिम्मेदारी लेते हैं। ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो हेरिटेज के लिए जानी जाती है? याद करिए, यूएन का ऐसा कौन सा पार्ट है? यूएन द्वारा डिफरेंट, जैसे कि WHO, ठीक है, और फिर बच्चों के लिए जो होता है वो, ये सारे, अब वो मैं नहीं बताऊंगी, नहीं तो आपके सामने उत्तर आ जाएगा। कितने लोग मुझे देखना अवेयर है, याद करो। जैसे सुंदरबन डेल्टा को भी वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है, क्योंकि उसके नष्ट हो जाने का खतरा है। उसकी रक्षा करना, उसको संभाल कर रखने की जिम्मेदारी वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर ने ली है। तो ये कहां पर है? कौन सा उसका एक पर्टिकुलर नाम है? याद करो। हाँ, यस रियांशी, हाँ बोलो। हाँ बोलो बोलो, जो भी हो। यूनेस्को करके। यस, वेरी गुड, थैंक यू बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस। मैम और एक डाउट भी था। बोलो, यस रियांशी बोलो। मैम, जो ख वाला जो क्वेश्चन है, चौड़ी सड़कों से स्पष्ट होता है कि करके, वो जनरल आंसर तो था यातायात के साधन थे करके, बट जो पैसेज है ना, उसमें वो स्पेसिफाई किया गया है कि वो बड़ा शहर था करके। बड़ा शहर था। अब बड़ा शहर होगा, हर एरिया में बड़ा है। सुनो मेरी बात पहले, ठीक है। बहुत बड़ा शहर है रायपुर भी, ठीक है, बहुत बड़ा शहर है कोलकाता भी, लेकिन कोलकाता में इतनी घनी आबादी है। सूरत, अब वर्धमान और दर्शन सूरत के हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सूरत, गुजरात, सूरत से है ना ये लोग। बहुत बड़ा शहर है, लेकिन क्या उतनी चौड़ी सड़कें और अंदर जाने के लिए ये है? हाँ, तो आपको समझना है, बड़ा शहर तो बहुत सारा होता है। बनारस बहुत बड़ा शहर है, लेकिन वहां पर आपकी नैनो गाड़ी भी अंदर नहीं जा सकती, इतनी छोटी छोटी सड़कें हैं, ठीक है। रिक्शा मुश्किल से चलता है वहां, रिक्शा भी आपको धक्का मार के निकलेगा। कलकत्ता में इक्के गाड़ियां चलती हैं, ठीक है। तो वहां पर डेंसिटी, घनत्व, पॉपुलेशन डेंस इतना है कि वहां पर चौड़ी सड़कें नहीं है। तो यातायात के साधन थे, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन वहां पर था, इसलिए चौड़ी सड़कें। अब आप लोग जाते हैं, सब लोग अपने रेलवे ट्रैक को क्रॉस करके, हम दुर्ग या रायपुर जाते हैं, तो हाईवे है ना, नेशनल हाईवे। वो नेशनल हाईवे कितना चौड़ा है? तो क्या उसको चौड़ा क्या पिकनिक स्पॉट बनाने के लिए, कि हम वहां पे चौपाटी बैठ के गुपचुप खाने के लिए बनाए? हाँ, क्यों है वो? क्योंकि पूरे नेशनल लेवल पर गाड़ियां आ जा सके ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए, कि सारे राज्यों से बड़ी बड़ी गाड़ियां, लोडेड गाड़ियां, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर ये नेशनल हाईवे है, वो इसलिए NH6 सबसे बिजी और सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है। क्यों? क्योंकि ये जितने भी सेल प्लांट हैं, जितने भी सेल इंडस्ट्री के प्लांट हैं, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, ये सेल प्लांट है। अब यहाँ से जो गुड्स होते हैं, आयरन ओर्स और गुड्स, एक स्थान से जब जो BSP के सेल प्लांट में बनता है, वो दूसरे राज्यों में भेजा जाता है। तो उसके लिए बड़ी बड़ी ट्रकें चलेंगी, हाईवा चलते हैं, तो उन गाड़ियों के लिए चौड़ी सड़कें चाहिए। तो ये यातायात के साधन थे। उस समय पर भी वहां पर यातायात के साधन थे, क्योंकि वहां से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ हमारा व्यापार था। पाकिस्तान का वजूद नहीं था उस समय, नाम तो बाद में दिया पाकिस्तान, ठीक है। तो उस समय पड़ोसी देशों के साथ हमारा व्यापार था, और व्यापार बैलगाड़ी से होते या ट्रकों से होते या बड़ी गाड़ियों से होते, तो यातायात के साधन थे। क्लियर है रियांशी? यस मैम। ठीक, एशिया के विरासत स्थलों में इसे रखा गया है। एशिया में इसलिए क्योंकि इंडिया कम्स इन एशिया, इंडिया एशिया में आता है, इसलिए विरासत स्थलों में। इसलिए विरासत यानी हेरिटेज, ये दुनिया का बहुत बड़ा हेरिटेज है, इसको संभाल के रखना है क्योंकि नष्ट ना हो पाए, ठीक है। अब ये इसका क्या महत्व है, इसको क्यों नष्ट होने से बचाना चाहती है सरकार हो, या पूरे पुरातात्विक विभाग हो, या यूनेस्को, या बोलो बोलो, सम्यक बोलो, सम्यक बोलो। हाँ, हमारे उस समय की सभ्यता, संस्कृति, उस समय का सामाजिक नियम कैसा था, इसकी जानकारी के लिए, ठीक है। अब हमको, जैसे हम मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के बारे में पढ़े, तो हमको पता चला कि वो दुनिया का पहला नगरीय सभ्यता थी, वो दुनिया की पहला अर्बनाइजेशन था, वो नगरीय सभ्यता थी, जिससे आज हमने वहां को देखा और हमने सीखा कि आज की डेवलप्ड सिटी कैसे बसानी चाहिए। उनका पूरा प्लान, नियोजित, इसमें एक नाम आया है नियोजित, ठीक है। नियोजित यानी पूरी प्लानिंग से, पूरी योजना बना करके। पुरातत्व
विशेषज्ञ राखी गढ़ी में विशेष रुचि ले रहे हैं क्योंकि काफी प्राचीन और बड़ी सभ्यता हो सकती है। इसका समुचित अध्ययन शेष है। उत्खनन का कार्य अभी भी अधूरा है। इसके बारे में लोगों को अभी अभी पता लगा है। कौन सा होगा, सम्यक बताओ कौन सा होगा इसका? घ का हाँ कौन सा होगा बताओ? पूरे पुरातत्व विभाग के लोग क्यों इसमें रुचि ले रहे हैं, क्यों इंटरेस्ट दिखा रहे हैं? हाँ, काफी प्राचीन और बड़ी सभ्यता। ठीक है, हमको एक बहुत बड़ी और प्राचीन, जैसे हमने देखा कि वहां चौड़ी सड़कें थी तो वहां का यातायात, वहां का व्यापार उन्नत था। अब यदि वहां से कह रहे हैं कि सोने और चांदी के बर्तन मिले, ये भी इसमें आया है। ठीक है, सोने और चांदी के बर्तन मिले हैं, इसका क्या मतलब होगा? सोने, अब मैं कहूंगी कि किसी इतिहास के काल में गोल्ड कॉइन चलती थी, गोल्ड कॉइन से लोग लेना देना करते थे, ट्रेड करते थे, मार्केटिंग होती थी सोने के सिक्कों से। इसका मतलब आप क्या समझोगे कि वो देश या वो राज्य कैसा था? वर्धमान अनम्यूट करो। यस मैम। हाँ, इससे क्या पता चलता है? यदि किसी राखी गढ़ी को खुदाई की गई और उस खुदाई से सोने चांदी के बर्तन या सोने के सिक्के मिले, उस राज्य में सोने के सिक्के प्रचलित थे, इसका क्या अर्थ होगा? कि वहां की सामाजिक दशा बहुत बड़ी रिच मैम, रिच सिटी थी, बहुत पैसे वाले। गुड, रिच सिटी थी, मतलब वहां की इकोनॉमी स्ट्रांग थी। ठीक है, वहां की, वेरी गुड वर्धमान, कि वहां की अर्थव्यवस्था जो थी वो बहुत उन्नत थी, समृद्ध थी। ये बताता है कि यदि वहां पर गोल्ड और सिल्वर के कॉइन उस समय प्रचलित थे, जो पेपर करेंसी आज हम चलाते हैं, वहां पर गोल्ड कॉइन और सिल्वर कॉइन चलते थे। मीन्स उस समय वहां पर वो हाईली रिच थे और उनकी इकोनॉमी, उनकी अर्थव्यवस्था, इन हिंदी, उनकी अर्थव्यवस्था बहुत उन्नत थी। एक बात दिमाग में आप लोग बैठा लीजिए, जैसा दिया हुआ है वैसा फैक्ट नहीं पूछेगा आपसे। मैं बार बार कह रही हूं, यदि 20 नंबर आपको एमसीक्यू में ऐसे ही दे रहा है, वो बिना लिखे एक वर्ड में, तो इतना जानिए बहुत गहरे प्रश्न होंगे, कंफ्यूजिंग प्रश्न होंगे, एनालिटिकल प्रश्न होंगे। ये 20 नंबर आपके पॉकेट में है, प्लीज इसको हाथ से मत जाने देना। इसको आपने ये 20 नंबर में से यदि 10 भी मिस करते हो जल्दी करने के चक्कर में, आपके पास बहुत टाइम है। आपका 50% पेपर आपको सिर्फ 1 वर्ड आंसर लिखना है। ठीक है, 50% उत्तर आपको 1 वर्ड लिखना है। बहुत पेशेंटली, बहुत सहनशीलता और धैर्य के साथ आप लोग प्रश्नों को रीड करके ही उत्तर लिखना। जैसे मैंने सारे प्रश्नों में घुमा दिया, इसके प्रश्न थे, ये प्रश्न वापस पेपर यही होगा, पूरे प्रश्न बदल जाएंगे। ठीक है, गद्यांश यही होगा, प्रश्न पूरे बदल जाएंगे। जैसे इसमें कह दिया विरासत स्थलों में से मिला, वो उठा के पूछ देगा कि दुनिया के विरासत स्थलों की देखभाल कौन करता है। जैसे कि रियांशी ने उत्तर दिया, यूनेस्को ने। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? Who is going to tell me where is headquarter, center of UNESCO? कहाँ है? मिली, this is for you. मिली बेटा, अनम्यूट करके बताओ। मिली अनम्यूट करो। कौन बता रहे हैं? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। देशना, वर्धमान, रियांशी, मौली, मिली, मैत्री, दर्शन, अक्षत, आयुष। समय कहाँ है? यूनेस्को हेडक्वार्टर कहाँ है? जैसे WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जेनेवा में है। ठीक है, मैं बेटा एकदम चुटकियों में बता दूंगी, मेरे को किताब की जरूरत ही नहीं। यस अक्षर? मैम पेरिस। वेरी गुड, थैंक यू अक्षर। सॉरी अक्षर, हाँ थैंक यू बेटा। पेरिस में है, यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है। और पेरिस किस कॉन्टिनेंट में है? किस महाद्वीप या कॉन्टिनेंट में है? आयुष, अक्षत बता दो, चलो पेरिस कहाँ है, कौन से महाद्वीप या कॉन्टिनेंट में है? अक्षत? मैम यूरोप। यस, फ्रांस में कॉन्टिनेंट। यस, यूरोप। ठीक है, तो प्रश्न ऐसे ही आएंगे। बी प्रिपेयर्ड, आपको सारा एरिया खंगालना पड़ेगा, पैसेज से बाहर का भी और पैसेज से भीतर का भी, वो ऐसे ही पूछेंगे आपसे। सो यू हैव टू बी, मतलब बहुत चारों, हमको कोई भी ऐसा मौका नहीं देना है कि हमारे हाथ से ये नंबर निकल जाए।
शीर्षक होगा राखी गढ़ी एक सभ्यता की संभावना। ठीक है, यही इसका शीर्षक होगा, करेक्ट शीर्षक राखी गढ़ी एक सभ्यता की संभावना। ये मैंने करेक्ट आंसर्स में। अब हम आते हैं हमारे व्याकरण वाले प्रश्नों पर। ये आंसर कितना टाइम बचा है? 1 मिनट। 5 मिनट ऊपर लिखा है। रुको ना, ये कब से स्टार्ट हुआ है? 10:50 से। ठीक है, 10 मिनट और है। 11:30 को खत्म। ठीक है, तो वी हैव 10 मिनट्स मोर, हमारे पास 10 मिनट और है। व्याकरण, क्योंकि मैं गद्यांश और पोएट्री को एक्सप्लेन करने जाऊंगी तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है, क्योंकि मैं फिर पूरी गहराई से जाकर के चारों तरफ से पूछूंगी, तो फिर आप लोगों को लगेगा कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, हमने यूनेस्को क्यों पढ़ा है, कि हमें पेरिस का प्रश्न क्यों पूछा गया है, हमें यूरोप का प्रश्न क्यों पूछा गया है। ठीक है, क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड हैं, इसीलिए पूछा गया है। और यू आर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, आप कक्षा 10 के तकनीकी ऑनलाइन क्लास के बच्चे हैं। अब ऑनलाइन क्लास के बच्चे हैं, सारे उत्तर गूगल से सर्च करके फाइंड आउट कर लेते हैं, तो आपका गूगल आपको इतना एक्सपर्ट बना देना चाहिए कि यदि मैं यूनेस्को पूछ रही हूं तो पेरिस आपके दिमाग में होना चाहिए, वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर पूछ रही हूं तो यूनेस्को आपके दिमाग में होना चाहिए। ये आपसे सीबीएसई उम्मीद करेगी इस साल के प्रश्न पत्र में। अब खंड खा व्याकरण, डू एज डायरेक्टेड आप लोग पढ़ते हैं, तो ये मैं नहीं पढ़ूंगी। जब सावन भादो आते हैं तो दर्जन की आवाज पूरे इलाके में गूंजती है, किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन दिया हुआ है, जल्दी से मुझे, अभी तक के हैंड रेस किसी का नहीं हुआ है। अर्पित? जब सावन भादो आते हैं तो दर्जन की आवाज पूरे इलाके में गूंजती है। दर्जन एक बर्ड है, दर्जन चिड़िया है। हाँ, समझा इसको। अर्पित बता बेटा। रियांशी ने तो, हाँ, रियांशी इज रेडी अलॉन्ग विथ आंसर। मैत्री, मैत्री बेटा थोड़ा हिंदी से मित्रता कर लो। अरे मेरे से कर लो मित्रता, आई एम अ गुड फ्रेंड। यस मिली, मिली बोलो बेटा। मिली अनम्यूट करो। मिली? यस मैम। हाँ बताओ बेटा, आंसर क्या होगा? मैम ये कौन सा वाक्य है? हाँ, कौन सा वाक्य? जब सावन भादो आते हैं तब दर्जन की आवाज पूरे इलाके में गूंजती है, कौन सा वाक्य होगा? मैम मिश्र वाक्य है ये। मिली ठीक से पढ़ना बेटा, तू मेरी बच्ची, तेरे से ऐसे आंसर की उम्मीद नहीं है मेरे को। जब सावन भादो आते हैं, ठीक है, तब दर्जन की आवाज। वेट वेट वेट, मैं मिली को कंफ्यूज कर रही हूँ। मिली समझो, मैं आपको कंफ्यूज कर रही हूँ, बी कॉन्फिडेंट। मिली बोलो। मैम संयुक्त वाक्य है। तो क्यों कंफ्यूज हो रही है? मारो वही यहाँ पे। यू आर राइट, मिश्र वाक्य। पहले ही कहा था जब, जैसे, जहां, तहां। कंफ्यूज नहीं होना है। यस यू आर राइट। सो कॉन्फिडेंटली बोलो, नो मैडम, जब है, सिग्नेचर वर्ड है यहाँ पर जब, मीन्स मिश्र वाक्य है। यदि सिर्फ सावन भादो होता तो वो संयुक्त वाक्य होता। जब सावन भादो आते हैं, ठीक है, जब से शुरुआत हुआ है मतलब मिश्र वाक्य है ये। हाँ ठीक है, थैंक यू मिली, वेरी गुड। तो बेटा ऐसे ही कंफ्यूज नहीं होना है। और एक बार, एक मिनट समझेगा, और एक बार जब जो दिमाग में हमारा पहला उत्तर आता है ना, वो ही 90% सही रहता है। जो पहला ऑप्शन आपके दिमाग में पहले क्लिक करेगा एनालिटिकल में, विश्लेषणात्मक प्रश्नों में, जब आपके दिमाग में पहला उत्तर जो आएगा 90% वो ही करेक्ट होता है। इस बात को याद रखना। और मैंने मिश्र वाक्य की पहचान बताई थी, जब, जैसे, ज्यों। मिक्स कर रहे हो। हाँ, नहीं, निर्भर है। दर्जन चिड़िया कब गाती है? सावन भादो आने पर। दर्जन पूरे साल नहीं गाती है वो। जैसे किसी दर्जन का मतलब। हाँ वही। अब वेरी गुड क्वेश्चन केम फ्रॉम सम्यक। अब यहाँ पर मैंने बताया मिश्र वाक्य है, क्योंकि जब मिश्र वाक्य का एकदम पहचान शब्द है ये मिश्र वाक्य का, ठीक है।
सावन भादो आते हैं तब दर्जिन, जब और तब, ज्यों और त्यों, जैसे ही, ऐसे जब भी आया, दर्जिन की आवाज पूरे इलाके में गूंजती है। अब दर्जिन एक ऐसी बर्ड है जो कभी भी नहीं गाती है, किसी भी टाइम। जैसे कोयल, कोयल वसंत में कूकती है, वसंत आता है तभी कोयल ज्यादा उत्साह से कूकती है ना, तो वैसे ही दर्जिन एक चिड़िया है, ठीक है। दर्जिन एक चिड़िया है जो तिनके को बुनती है, जैसे है ना, फाइबर बना करके बहुत सुंदर घोंसला बनाती है, इसलिए उसको टेलर बर्ड, दर्जिन चिड़िया कहते हैं, इसलिए उसको टेलर बर्ड या दर्जिन, ठीक है। अब इससे आपको इतने समझ होनी चाहिए, सावन भादो आने पर दर्जिन कोई बर्ड ही होती होगी जिसकी आवाज पूरे इलाके में गूंजती। दर्जिन कोई लड़की नहीं है कि कपड़ा सिलवा लो करके तुम्हारे पास आएगी सावन भादो में, हाँ। तो दर्जिन इज अ बर्ड और वो, ठीक है, उसकी आवाज सावन भादो में पूरे जंगल में गूंजती है। जैसे वसंत ऋतु में कोयल की आवाज गूंजती है, वैसे ही सावन और भादो के महीने में दर्जिन की चिड़िया, है ना, दर्जिन चिड़िया है, बया चिड़िया है, बुलबुल मैना चिड़िया है, ये सब आपको याद। अब देखो, अब बोलोगे मैडम दर्जिन तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो इसमें कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ये सीबीएसई का पेपर है, इसमें ममता मैडम कुछ नहीं कर सकती। ममता मैडम आपको बता सकती कि ऐसे पशु पक्षी जानवर चिड़ियों के नाम भी आ सकते हैं, ठीक। तो अब जब और तब है, मिश्र वाक्य है। दर्जिन की आवाज कब पूरे इलाके में गूंजती है, सबको पता है कि जब सावन भादो आते हैं, ठीक है। स्वाति नक्षत्र आने पर ही, अब मेरा इसी से रिलेटेड दूसरा प्रश्न मैं पूछ रही हूं, ध्यान से सुनोगे। मुझे लगा मोबाइल देख रहा है। स्वाति नक्षत्र आने पर ही, ठीक है, चिड़िया का नाम भूल रही हूं मैं, कौन सा नाम है उसका, हाँ, स्वाति नक्षत्र आने पर ही मोती बनती है, स्वाति नक्षत्र आने पर ही मोती बनती है। अब ये कौन सा वाक्य होगा? स्वाति नक्षत्र आने पर ही मोती बनती है। आपको पता होगा समुद्र के अंदर सीपी होती है। यस, वेरी गुड अर्पित। क्यों होगा? निर्भर है, मोती का बनना स्वाति नक्षत्र पर निर्भर है। वेरी गुड, यस, थैंक यू अर्पित। अर्पित ने बहुत इंटेलिजेंटली आंसर दिया कि निर्भर है मोती का बनना। मोती सावन भादों में या बरसात में नहीं बनेगी मोती, मोती तभी बनेगी जब स्वाति नक्षत्र की बूंद की बरसात होगी और सीपी जो होती है समुद्र के भीतर, जो सीपियां होती है ना, वो मुंह खोलकर बाहर आती हैं, और जब स्वाति नक्षत्र की बूंद उस सीपी के अंदर जाती है तब वो जो बूंद होती है वही मोती बनती है। ओरिजिनल मोती, प्योर मोती, वही पर्ल, वही बनती है। तो मोती का बनना निर्भर है स्वाति नक्षत्र पर, इसीलिए ये मिश्र वाक्य होगा। मीन्स एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर है। अब इस मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में कन्वर्ट करना है, इस मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदलना है। हु इज गोइंग टू कन्वर्ट? कौन कन्वर्ट कर रहा है इसको? मौली, चलो जल्दी से, तुम दोनों करो जल्दी से, इसको सरल वाक्य में बदलो। सरल वाक्य, सिंपल सेंटेंस में बदलो जल्दी। दर्शन, हाँ रियांशी, यस रियांशी बोल बेटी। मैम इसका सरल वाक्य ये होगा कि सावन भादों में दर्जिन की आवाज गूंजती है। वेरी नाइस, गुड बेटा, परफेक्ट, थैंक यू बच्चा। थैंक यू मैम। भुजंगा शाम को तार कर बैठकर पतंगों को पकड़ता है। भुजंगा शाम को तार पर बैठकर पतंगों को पकड़ता है। अब जैसे एक